जय भीम साथियों। समय के साथ तो सब लोग बदल जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत के 2000 सालों का इतिहास ही बदल दिया। असमानताओं वाले समाज में बहुत हद तक समानता स्थापित कर दी। ना नीचों को उच्च बनाया और ना ही ऊंचों को नीच किया। उन्होंने तो बस वंचित, बेदखल, अछूत, अपवित्र माने जाने वाले लोगों को आम जैसे इंसान बना दिया। मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुम्बर बाबा साहेब के एक और भाषण पर चर्चा लेकर आए हैं। हम आपके साथ इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। यह चर्चा के हर काम पर मेहनत इंजीनियर हरदीप सिंह चुम्बर की ही है। आज बाबा साहेब को करोड़ों लोग अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने ना कभी बाबा साहेब का लिखा असली भाषण पढ़ा है और ना ही कभी सुना है। ऐसे लोग बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी कैसे बन सकते हैं और वह लोग उनके दिखाए रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? इसीलिए आज ऐसे लोग बाबा साहेब कारवा को आगे नहीं ले जा पा रहे, उनका कारवा पीछे मुड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हर काम में नाम तो बाबा साहेब का लेते रहते हैं, लेकिन करते रहते हैं मनमतिया, जानी के बाबा साहेब की मत से नहीं, अपनी ही मत से चलते रहते हैं और वे औरों को चलाते रहते हैं। ऐसे बाबा साहेब का कारवां आगे कैसे बढ़ सकता है? चुम्बर साहब की यह मेहनत बाबा साहेब के सभी अनुयायियों के लिए ही है, ताकि वह लोग जान सके बाबा साहेब क्या चाहते थे। इस संकलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई भाषणों का विवरण दिया गया है, जो धर्म, लोकतंत्र और वर्ग संघर्ष पर उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं। यह पाठ 1938 में दिए गए 3 महत्वपूर्ण भाषणों पर केंद्रित है। इसमें सबसे पहले ईसाई धर्म पर उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है, जहां वे ईसाइयों की राजनीतिक पिछड़ेपन और जाति प्रथा के निरंतर पालन पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद लोकतंत्र पर उनके भाषण का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वे भारतीय लोकतंत्र की कमियों और लोगों की बुद्धि के बजाय विश्वास पर निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हैं। अंत में यह किसानों और कामगारों के अधिकारों पर केंद्रित है, जिसमें अंबेडकर आर्थिक शोषण को समाप्त करने और सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं। आइए सुनते हैं बाबा साहेब के 1938 के 3 भाषणों पर चर्चा। नमस्कार। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के कुछ विचारों को और गहराई से समझेंगे। जनवरी 1938 के उनके कुछ भाषण हैं हमारे पास। इनमें धर्म, लोकतंत्र और किसानों मजदूरों के संघर्ष, इन सब पर उनके विचार सामने आते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इन कुछ ही दिनों में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रखी। सबसे पहले लेते हैं 1 जनवरी 1938 का दिन। शोलापुर की बात है। अंबेडकर ने वहां ईसाई धर्म अपनाने के बारे में कुछ अपने विचार रखे। उन्होंने एक बात कही कि जब से मैंने ये हिंदू धर्म छोड़ने का इरादा जाहिर किया है, तब से मैं एक सौदे की चीज या मजाक का पात्र बन गया हूँ। सुनने में आया कि उन्होंने किसी मराठी लेखक शायद आचार्य अत्रे के नाटक का भी जिक्र किया था, जिसमें धर्म बदलने का मजाक था। हाँ, ये बात दिलचस्प है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने काफी धर्मों को पढ़ा परखा और उनको बुद्ध और ईसा मसीह, यही 2 सबसे प्रभावशाली लगे। वो दरअसल एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो बराबरी, भाईचारे और आज़ादी पर आधारित हो। मतलब जो लोगों के आपसी व्यवहार को, रोजमर्रा की जिंदगी को सही रास्ता दिखाए। हाँ, ये तो एक आदर्श की बात हुई, लेकिन उन्होंने जमीनी हकीकत पर भी बहुत साफगोई से बात की। खासकर भारतीय ईसाइयों के बारे में जब उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण भारत में तो चर्चों में भी जातिवाद है। ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पर भी वो ईसाई समुदाय पिछड़ा हुआ है। और एक और बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात उन्होंने उठाई कि धर्म बदलने से जो महार बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप मिलती थी, वो बंद हो जाती थी। हाँ, तो कोई फौरन आर्थिक फायदा भी नजर नहीं आ रहा था। सही बात है। और शायद सबसे तीखी आलोचना ये की कि उन्होंने कहा कि भारतीय ईसाई समुदाय ने सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ कभी आवाज ही नहीं उठाई। इससे उनका वो नजरिया साफ झलकता है ना, कि वो धर्म को सिर्फ आत्मा की शांति के लिए नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर असल में क्या मिल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। फिर कुछ ही दिन बाद, ये 4 जनवरी 1938 की बात है, फिर शोलापुर में ही इस बार उन्होंने लोकतंत्र पर कुछ बहुत ही तीखी बातें कह दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश में एक अजीब आदत सी बन गई है कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस,
और बस उसी के पीछे सब चल रहे हैं, उसी की पूजा हो रही है एक तरह से। हाँ, और यहीं पर वो थोड़ी चौंकाने वाली बात भी आई कि उस वक्त के जो हालात थे उसमें लोकतंत्र शायद भारत के लिए सबसे बेकार व्यवस्था है और शायद देश को कुछ समय के लिए किसी बौद्धिक तानाशाह के मजबूत हाथों की जरूरत हो सकती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने इसको कहा अपनी अक्ल का इस्तेमाल बंद कर चुका लोकतंत्र, और लोगों की तुलना भी की भेड़ों से। जैसे भेड़ें गडरिये के पीछे चलती है ना, बिना सोचे समझे, वैसे ही लोग कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, उसके कामों का, विचारों का मूल्यांकन ही नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये उनके लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? मतलब इसे कैसे समझे? शायद वो एक चेतावनी दे रहे थे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव या ढांचा नहीं होता, वो एक सोच भी है। हाँ, शायद यही बात है। उनका जोर इस बात पर था कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब अलग अलग मतों को, अलग अलग आवाजों को सम्मान मिले, उन्हें सुना जाए। वो दरअसल बौद्धिक जड़ता, मतलब दिमागी गुलामी के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, फिर इसके बाद 10 जनवरी 1938 को वो बॉम्बे में थे। वहां उन्होंने किसानों के एक बहुत बड़े, एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। बताया जाता है कि थाना, कोलाबार, रत्नागिरी जैसे दूर दूर के इलाकों से किसान आए थे उसमें। हाँ, और उनकी मांगें भी बड़ी ठोस और जमीनी थीं। जैसे खेतीहर मजदूरों के लिए कम से कम मजदूरी तय हो, किसानों का जो बकाया किराया है वो माफ किया जाए, और ये जो खोती और इनामदारी जैसी जमींदारी प्रथाएं थी जो शोषण करती थी, उन्हें खत्म किया जाए। और सिंचाई की दरें भी। हाँ, सिंचाई की दरें आधी करने की मांग थी। इस मौके पर जो उन्होंने भाषण दिया उसमें वर्ग चेतना, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस पर बहुत जोर था। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में असल में दो ही वर्ग हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है, अमीर, शोषक, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब, शोषित। बिल्कुल। उन्होंने किसानों और मजदूरों से सीधे सीधे कहा कि भाई अपनी गरीबी की वजहों को समझो, तुम क्यों गरीब हो। उन्होंने समझाया कि ये जो शोषक हैं, उनकी अमीरी के बोझ तले तुम दबे हुए हो, और रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, अपनी जाति भूल जाओ, सब एक हो जाओ। हाँ, एकजुटता पर जोर। नुमाइंदे चुनकर भेजो जो तुम्हारी बात रखें, तभी तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। ये तो सीधे सीधे मतलब आर्थिक शोषण पहचानो और संगठित होकर राजनीतिक लड़ाई लड़ो, इसका आह्वान था। तो देखा जाए तो 1938 के ये शुरू के 10 दिन ही अंबेडकर के विचारों के कई अहम पहलू हमारे सामने रख देते हैं। धर्म बदलने पर उनका वो बिल्कुल व्यवहारिक नजरिया, उस वक्त के लोकतंत्र की तीखी आलोचना, और फिर वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर एकजुट होने का वो शक्तिशाली आह्वान। हाँ, ये साफ दिखाता है कि वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर एक साथ सोच रहे थे, लड़ रहे थे, और वो ये मानते थे कि ये तीनों समस्याएं, ये तीनों लड़ाइयां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं हम सोचने के लिए। एक तरफ अंबेडकर लोकतंत्र में अलग अलग आवाजों, अलग अलग विचारों के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी दौर में वो एक बौद्धिक तानाशाही की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं। इन दोनों बातों के बीच जो एक तनाव है, एक खिंचाव है, वो आज भी कितना प्रासंगिक है ना? साथियों, कैसे लगी यह भाषण पर चर्चा? उन लोगों की मदद करने के लिए ही चुंबर साहब कड़ी मेहनत करके आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप बाबा साहब को सही से समझ सके। इसके साथ ही हम चर्चा को खत्म करते हैं। और देखते रहे इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, जिससे आपके पास जल्द वीडियो पहुंच सकती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।